हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज की करंट अफेयर क्लास के अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दरअसल हमारे जो कुणाल इंस्पायरिंग चैनल है, इसको लेकर के हमने इससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी या जो भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम क्लास में डिस्कस करते हैं, उन सभी की हम PDF या आपको जिस पे प्रकार से हम न्यूज़ प्रोवाइड कर सकें वह सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए हमने एक अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को आप हमारे चैनल के अबाउट में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ऐसी स्थिति में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक भी अबाउट में लगा हुआ है। बाकी चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसको, जिससे कि आप उसको आराम से ज्वाइन कर सके। तो इसकी वजह से आपके क्या होगा, जो चीजें हैं वो और ज्यादा सुलभ हो जाएंगी। यह आपको वीडियो फॉर्म में यहाँ से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ आपको रिटर्न फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं आपको आपकी परीक्षाओं में मदद करेंगी। और बाकी मुझे उम्मीद है कि आप अगर रेगुलर वीडियोस अटेंड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जो पढ़ाई है वह काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अपनी जो स्टडी है उसका फ्लो ब्रेक ना होने दें, रेगुलर क्लासेस लेते रहें और रेगुलरिटी इससे बनी रहेगी, आपकी नॉलेज में भी इंप्रूवमेंट होता रहेगा। आज की क्लास के ऊपर बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह रहेगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। यूनाइटेड नेशन मानवाधिकारों का सबसे बड़ा आयोग है। इसके अंदर ये पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह प्रतिज्ञाबद्ध है। तो दरअसल ये चर्चा में क्यों है, मैं आपको यह बता देता हूँ। पहले यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जो अपने आप ही एक कहीं ना कहीं संशय का विषय बना हुआ। वहीं अगर दूसरी चीज देखें तो चीन को इस इलेक्शन में सबसे कम वोट मिले थे। तो इससे जुड़े हुए जो भी विभिन्न प्रावधान हैं, जरूरी बातें हैं, उन पे हम आज की क्लास चर्चा करने वाले हैं। दूसरी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वह इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य कृषि संगठन दरअसल क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। यह भी यूनाइटेड नेशन का एक अन्य संगठन है। लेकिन यह चर्चा में क्यों है, मैं आपको यह बता दूं। यह 2 वजह से चर्चा में है और दोनों ही वजह हमारे जानने के लिए और हमारे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली वजह यह है कि कल 16 अक्टूबर 2020 है और 16 अक्टूबर 2020 को जो हमारे FAO है, यह FAO अपना 75 वर्ष पूरे कर रहा है, यानी कि कल इसकी 75वीं वर्षगांठ है। तो जब इसके 75 साल पूरे हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में यह टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है। वहीं दूसरी बात जो इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बनाती है वह यह है कि कल इसकी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक 75 रुपए का कॉइन भी जारी करने वाले हैं। तो 75 रुपए का जो स्मृति सिक्का है वह भी प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया जाएगा, इसीलिए भी यह टॉपिक हमारे लिए जरूरी बन गया है। तीसरा हमारा टॉपिक स्टार्स प्रोग्राम को लेकर के, हम स्टार्स प्रोग्राम पे बात करने वाले हैं। दरअसल क्या हुआ था कि हम जानते हैं कुछ समय पहले ही जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई थी, जो हमारी 5334 के अंदर डिवाइडेड थी। तो 5334 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंदर कुछ और चीजों को जोड़ा गया है। तो उसमें स्टार्स प्रोग्राम को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। यह इसको कैबिनेट से अप्रूवमेंट मिल चुकी है, अप्रूवल हो चुका है इसका। तो इसलिए इससे जुड़े हुए जो भी विभिन्न प्रावधान है और महत्वपूर्ण प्रावधान है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो इसी के साथ चलिए हम क्या करते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम ले लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है। यूनाइटेड नेशन की यह जो HRC है, ह्यूमन राइट कमीशन है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। दरअसल यह क्या है, यह एक 47 सदस्यीय परिषद है, यानी कि इसके अंदर 47 सदस्य होते हैं। देखने वाली बात यह है कि इन 47 सदस्यों को चुनाव करता कौन है। तो इन 47 सदस्यों का चुनाव होता है आम सभा के द्वारा। इसकी एक महासभा है, यूनाइटेड नेशन का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है, सबसे बड़ा अंग भी है। इसके अंदर क्या है कि 193 सदस्य हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जितने सदस्य यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं उतने ही सदस्य महासभा के सदस्य भी माने जाते हैं। तो यह जो 193 सदस्य होते हैं, यह 193 सदस्य इसके 47 सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 47 सदस्य वह होंगे कौन। तो यह 47 सदस्य माने जाते हैं जिनके अंदर मानवाधिकारों को पूरी तरह से रक्षा की जाती है और यह जो देश है, यह देश अपने अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देते और मानवाधिकारों को पूरी तरह से रक्षा करते हैं, जिससे मानव जीवन कहीं ना कहीं सरल चलता है, सुलभ चलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ, 47 देशों के लिए इलेक्शन होना था। ऐसा होता है हर 3 साल बाद इलेक्शन यहाँ कराया जाता है। हर जो एक इसमें देश होता है उसकी अवधि में 3 साल की होती है। लेकिन क्या हुआ कि अभी पिछले दिनों में 15 सदस्य यहाँ चुन लिए गए। यह 15 सदस्य वह सदस्य थे जो निर्विरोध पूरी तरह से आए थे। निर्विरोध क्यों थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी सदस्यों को यह लग रहा था कि यह देश पूरी तरह से इन देशों के अंदर मानवाधिकार सुरक्षित हैं और यह देश मानवाधिकारों को लेकर लगातार काम करते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि 15 देश इसके अंदर
निर्विरोध चुन लिया गया। तो 47 में से 15 देश चुन लिए गए। अब स्थिति कहाँ फंसी? स्थिति आकर के फंसी थी पाकिस्तान, चीन और रशिया के ऊपर। और इसके अलावा जो हमारा सऊदी अरब है यह भी इसके अंदर शामिल है, उज्बेकिस्तान भी शामिल है। तो यह 5-6 देश हैं जिनको लेकर के यहाँ विरोध किया गया और इसमें शामिल नहीं होने दिया। और जैसे कि हमारा जो ह्यूमन राइट वॉच है, HRW, ह्यूमन राइट वॉच क्या करता है? मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में काम करता है वो भी। तो ह्यूमन राइट वॉच ने लगातार इन 5-6 देशों की आलोचना की, जिसके अंदर पाकिस्तान, रशिया, चाइना एंड उज्बेकिस्तान और सऊदी अरब शामिल है। तो इन देशों की आलोचना की गई, तो यह निर्विरोध तो यहाँ शामिल नहीं हो पाए। तो इसलिए इनको बोला गया कि इनके लिए काम करते हैं, हम इलेक्शन करवा लेते हैं। इलेक्शन में जो देश जीत जाएगा वो देश में शामिल हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब इनके विरोध हुआ तो ऐसी स्थिति में इनके लिए चुनाव कराया गया। जब इनका विरोध हो रहा था, विरोध का मुख्य आधार क्या था? विरोध का मुख्य आधार यह था कि इन देशों के अंदर मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है और लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले इन देशों के अंदर सामने आते रहते हैं और देखने में मिलते रहते हैं। लेकिन जब यह इलेक्शन करवाए गए तो इलेक्शन होने की स्थिति में जो परिणाम आए वह परिणाम अपने आप में ही बहुत ज्यादा संशयपूर्ण थे। संशयपूर्ण क्यों थे? क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा वोट मिले, यानी कि 193 सदस्यों में से लगभग 169 सदस्यों की पसंद पाकिस्तान बना। यह कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज्यादा संशय का विषय था। और जब यह देखा गया तो सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान को मिले, 169 वोट पाकिस्तान को मिल गए इसके अंदर। तो इससे यहाँ पर क्या हो गया कि पाकिस्तान अब 5वीं बार भी इस काउंसिल का सदस्य बन गया। दरअसल जो यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना 2006 को की गई थी। तो 2006 के बाद से इसके अंदर चुनाव हो रहे थे इस पद को लेकर के। तो अब 5वीं बार पाकिस्तान इस परिषद का सदस्य बन गया है। और इसका यह जो 5वीं बार का कार्यकाल है, यह कार्यकाल कब से शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 2021 से इसका यह कार्यकाल अब शुरू हो जाएगा। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और यह कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2023 तक यह अब इस पद पर बना रहेगा। तो 5वीं बार पाकिस्तान इस परिषद के अंदर चुन लिया गया है, वहीं सबसे अधिक वोटों से चुन लिया गया है। तो यह इस परिषद की एक इंपॉर्टेंट बात थी। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट बात भी है इसके अंदर देखने वाली, वह यह है कि जहां एक और सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान को मिले, वहीं सबसे कम वोट मिले हैं चाइना को। चाइना को इस परिषद के अंदर केवल 139 वोट ही मिल पाए हैं। और 139 वोट मिलने की वजह से क्या हुआ कि सबसे कम वोट मिले, जिसकी वजह से चीन यहाँ उसके बावजूद भी निंदा का एक विषय बना रहा। अब आप यह सोचेंगे 169 वोट्स को पड़े हैं, 139 वोट्स को पड़े। एक्चुअली क्या है, इन सभी की सीटों का डिवीजन इनके क्षेत्रों के आधार पर है। एशिया पैसिफिक की जो सीट्स हैं वह अलग हैं, पूर्वी एशिया की सीटें अलग हैं। तो इस प्रकार से सभी के जगहों पर सीटों का डिवीजन किया गया है, उस आधार पर यहाँ सीटों पर इलेक्शन होता है इसके अंदर। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान दक्षिणी एशिया का इंपॉर्टेंट देश है, तो इस वजह से इसका इलेक्शन उस आधार पर होता है। जो चाइना है, इसको कहीं ना कहीं यह पूर्व के अंदर शामिल करते हैं, तो इसका इलेक्शन वहां किया जाता है। वहीं चाइना को 139 वोट्स मिले, जो काफी कम थे, जिसकी वजह से चाइना यहाँ विरोध का कारण बना। लगातार फिर इसका विरोध किया गया। अगर हम बात करें कि यह इलेक्शन हुए, इलेक्शन में किस प्रकार से प्रक्रिया हुई, तो यहाँ पर 5 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 5 देशों। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि 5 देशों ने जो पार्टिसिपेट किया था वो 4 सीटों पे किया था, यानी कि 4 सीटों पर 5 देशों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान को मिले, सबसे कम वोट चीन को मिले। इन दोनों देशों के अलावा रशिया और क्यूबा भी चुने गए। तो यानी कि एक साथ जो 4 सीटों पे इलेक्शन होने थे, 5 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर पाकिस्तान, चीन, रशिया और क्यूबा, यह चारों देश चुन लिए गए हैं। तो लगातार विरोध था, विरोधाभास उत्पन्न था, विवाद चल रहे थे। विवादों के बावजूद इलेक्शन संपन्न कराया गया और परिणाम भी अपने आप में बहुत ज्यादा अजीब सामने आए। तो यह इलेक्शन की महत्वपूर्ण बात थी, जो इसको लेकर के हम आज की क्लास में एक चर्चा करनी थी। यह हमारी एक महत्वपूर्ण न्यूज थी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ देखें कि प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, तो प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस वाले इलेक्शन के अंदर नहीं चुना गया। तो वह आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें हो सकता है 3 देश इनमें से कोई हो और 1-2 देश कोई अलग हो, जैसे सऊदी अरब है वह दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह चूज करना है कौन सा देश नहीं चुना गया। तो ऐसी स्थिति में आपको सऊदी अरब का आंसर लगाना है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान को सबसे ज्यादा वोट इस इलेक्शन में मिले हैं। वहीं अगर सबसे कम वोटों की बात करें तो वह चीन को मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह इलेक्शन संपन्न हो गया, जहां से हमारे लिए कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पाकिस्तान, अब अगर वर्तमान बात करें तो पाकिस्तान 1 जनवरी 2018 से भी सदस्य था इसका, जो इसका कार्यकाल अब क्या है कि 31 दिसंबर 2020 को पूरा हो जाएगा। उसके बाद यह इसका चौथा कार्यकाल था और अब पाकिस्तान 5वें कार्यकाल के लिए भी, इसमें 5वीं बार के लिए भी चुन लिया गया है, जो इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा और यह 3 साल के लिए रहेगा। अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की, तो वह भी जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 2006
2006 में हुई थी, सन 2006 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थापित है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतना लेट क्यों हुआ काम। ये दरअसल यह काम लेट नहीं था, यह काम इससे पहले ही हो चुका था। दरअसल इस समय से पहले मानवाधिकार आयोग था इसके अंदर, इसको मानवाधिकार आयोग ही बोला जाता था लेकिन यह जो है इसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कहा जाता है। इससे पहले इसमें मानवाधिकार आयोग बनाया हुआ था। मानवाधिकार आयोग के अंदर 53 सदस्य हुआ करते थे और इस मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1946 से 47 में कर ली गई थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजों की कमी थी। यह बहुत ज्यादा निर्णय नहीं ले सकता था, अपने आप में बहुत ज्यादा स्वायत्तता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। तो जिसकी कमियों को देखते हुए क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से मानवाधिकार आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह काम कब हुआ? सन 2006 में हुआ। 2006 में यह काम होने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पूरी तरह से काम यहाँ करने लगा और कार्य इसका आगे बढ़ने लगा। तो यह सभी बात इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी। काफी सारे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे, जो जरूरी है कि आप इससे जुड़ी हुई सभी चीजों को समझें। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक जो है उसको ले लेते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में। खाद्य एवं कृषि संगठन को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, उससे पहले हम यह समझते हैं कि यह टॉपिक हमारे लिए जरूरी क्यों हो गया। दरअसल कल क्या है, कल 16 अक्टूबर है। तो 16 अक्टूबर 1945 को FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो कल इसकी 75वीं वर्षगांठ है। तो इसकी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि वह 75 रुपए का एक स्मृति सिक्का जारी करेंगे, जो कहीं ना कहीं FAO के 75वीं वर्षगांठ की स्मृति बनेगा। 75 रुपए का सिक्का है। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि इस प्रकार का कोई सिक्का जारी होने वाला है। अब तक केवल इस मामले में अगर हम देखें तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का ही सिक्का था। बाद में सरकार ने 10 का चलाया। 20 के सिक्के भी आजकल हैं, लेकिन यह घोषणा अब कर दी गई कि 75 रुपए का सिक्का आ रहा है और इसको कल ही जारी कर दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा बात करें, केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी जारी करने वाले हैं, राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो कल प्रधानमंत्री 2 महत्वपूर्ण काम करेंगे। पहला काम यह करेंगे कि 75 रुपए का स्मृति सिक्का वह जारी करेंगे। स्मृति सिक्का क्यों है? क्योंकि कल 75वीं वर्षगांठ है FAO की, तो इसलिए कल यह स्मृति सिक्का उनके द्वारा जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी बात अगर हम देखें तो 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्म भी वह राष्ट्र को सौंपेंगे। तो इसलिए यह 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से यह सभी चीजें जरूरी हो गई हैं। तो याद रखिएगा दोनों चीजें जरूरी क्यों थी। आगे बात समझते हैं FAO दरअसल है क्या। FAO है, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, इसका नाम देखिए खाद्य और कृषि संगठन को लेकर के संगठन बनाया गया है। तो इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि खाने पीने की जो हमारी चीजें होती है, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके क्षेत्र में काम करना है। यानी कि खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि लोगों तक जो खाना पहुंच रहा है, खाद्य पदार्थ पहुंच रहे हैं, वह पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण हो और उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। साथ ही साथ कृषि संगठन के क्षेत्र में भी काम करना दायित्व इस संगठन के ऊपर है। तो यह विकासशील देशों के अंदर कृषि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। इस प्रकार यह FAO के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। तो नाम से समझ पा रहे हैं हम, खाद्य कृषि संगठन है, तो खाद्य पदार्थों को लेकर के यह संगठन है। साथ ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी यह संगठन बनाया गया है। यह इसकी 2 मुख्य बातें हैं, 2 मुख्य शब्द हैं। तो यह यूनाइटेड नेशन की एक विशिष्ट संस्था है अपने आप में। तो यूनाइटेड नेशन से इसका संबंध है, तो इसकी वजह से यह संस्था अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो 16 अक्टूबर 1945 को इस संगठन की स्थापना कर दी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय क्यूबेक कनाडा में था। यानी कि इसकी जो स्थापना थी उस समय, इसकी स्थापना क्यूबेक शहर में की गई थी। क्यूबेक शहर कहाँ पर है? कनाडा के क्यूबेक शहर है। वहां पर यह बातचीत की गई थी और फैसला लिया गया था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। उस समय इसका जो मुख्यालय बनाया गया वह वॉशिंगटन में बनाया गया था, लेकिन सन 1949 में इसका मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन टू रोम शिफ्ट कर दिया गया था। तो अब अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ है? रोम में है। ठीक है, तो यह इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगर हम बात करें इसके सदस्य राष्ट्र कितने हैं, तो वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र हैं 197, 197 देश इसके सदस्य हैं। अगर हम देखें कि UN के जो टोटल सदस्य हैं वह 193 हैं, तो उससे भी ज्यादा सदस्य FAO के पास है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का और FAO का बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण संबंध है आपस में। क्यों है कि सन 1956 से 67 तक विनय रंजन सेन, जो भारत के सिविल सर्विस ऑफिसर थे, प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे, वह इसके अंदर कार्यरत थे। उन्होंने इसके अंदर महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस 11 वर्ष के अंतराल तक यह इस पद पर कार्यरत रहे, यानी कि FAO के अंदर काम कर रहे थे, उसी समय FAO के द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई और यह था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। FWP की स्थापना भी उस दरमियान की गई थी, जो अपने आप बहुत ज्यादा खास है। तो WFP की स्थापना भी इस समय की गई थी। WFP को हम क्यों समझ रहे हैं? हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इसकी स्थापना
FAO और संयुक्त राष्ट्र आम सभा दोनों ने मिलजुल के की थी और उसके बाद ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखने को मिला था, जो पूरी दुनिया भर में खाना पहुंचाने का काम करता है और साथ ही साथ यह देखता है कि सुनिश्चित करता है कि लोग भूखे ना रहें, उन तक खाना पहुंच सके, वो भी अच्छी गुणवत्ता के अंदर। साथ ही साथ इस संगठन को चर्चा करने का जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस साल जो हमारा नोबेल पीस प्राइज है, वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज जो दिया है स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, तो वर्ल्ड जो नोबेल पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज इस साल का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, तो इसलिए भी यह टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यह इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने कर ली है। यहाँ टॉपिक बनता है FAO, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी 75वीं वर्षगांठ है, तो इसको समझना थोड़ा जरूरी था। साथ ही साथ भारत के संदर्भ में जरूरी क्यों है, क्योंकि 75 रुपए का सिक्का भी आने वाला है और 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित जो किस्में हैं, यह भी कल देश को समर्पित कर दी जाएगी। आगे बात करते हैं। अगर हम ले लेते हैं अगला, हमारा जो आखिरी टॉपिक है यह स्टार्स प्रोग्राम है। स्टार्स प्रोग्राम क्यों पढ़ रहे हैं यह समझते हैं। दरअसल क्या हुआ था, कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है और उस एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का काम अब पूरे देश में चल रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उसको अमल में लाया जाए। बाकी उसको अमल में लाने के लिए सरकार ने अगले साल तक का टाइम लिया है, यानी कि 2021 से वह योजना पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। तो उसी क्षेत्र में काम किया जा रहा है। तो सरकार ने क्या करा, एक नई योजना लागू की है। उस योजना का नाम है स्टार्स प्रोग्राम। अब स्टार्स प्रोग्राम दरअसल है क्या, यह समझते हैं। स्टार्स का मतलब क्या है। स्टार्स का मतलब है स्ट्रेंथन टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है, दरअसल क्या था कि इसको लेकर के सरकार ने यह योजना लागू की है। इसका नाम स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स दिया गया है। तो सरकार ने यहाँ पर यह बताया है कि, और यह जो स्टार्स प्रोग्राम है इसको भी कैबिनेट की तरफ से अप्रूव मिल चुका है, ये आपको पहले बता दूं मैं। तो अब यहाँ जब इसको घोषणा की थी तो हमारे जो मिनिस्टर हैं तो इसको लेकर के जो घोषणा की थी, यह तो वैसे प्रकाश जावड़ेकर ने की। और प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा करते हुए यह बताया कि पहले समय में हम यह देखते थे कि जो बच्चे हुआ करते थे वह चीजों को समझने की जगह पर रट्टा लगाने में ज्यादा विश्वास रखते थे और वह रट्टे को लेकर के ज्यादा काम करते थे, वह समझने के बजाय ये सभी काम किया करते थे। तो दरअसल अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखने वाली बात यह है कि सरकार ने यहाँ कोशिश की है कि बच्चे रट्टा ना लगाएं और चीजों को समझें और समझने के बाद वह अपनी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार कर सके। कहीं ना कहीं रट्टा और चीजों को समझने में बहुत ज्यादा फर्क है। जो लोग चीजों समझ के पढ़ते हैं और अपने इंप्लीमेंट करते हैं उनका, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो एक गुणवत्तापूर्ण स्टडी मानी जाती है और माना जाता है कि बच्चे को चीजें अच्छे समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो ये रट्टे को हटाने की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के काम जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार सरकार अब यह उम्मीद कर रही है कि शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा, शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस क्षेत्र में अगर हम एक चीज और देखें तो यहाँ पर केवल मुख्य रूप से बच्चों को लेकर के ही बात नहीं की जा रही है, शिक्षकों को लेकर के भी बात की जा रही है। शिक्षकों को लेकर के बात किस प्रकार की जा रही है, देखो जो बच्चे होते हैं वह अपने आप में प्री मैच्योर होते हैं, उनको चीजों की समझ नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में उनको जो मुख्य गाइडेंस मिलती है, उनकी जो मेन गाइडेंस होती है वह टीचर के द्वारा मिलती है। तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को भी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप बच्चों के अंदर यह चीजें, इस चीज को इंप्लीमेंट करें, इस चीज को बढ़ाएं कि वह चीजों को समझे, जाने और उसके बाद ही वह आगे बढ़े, वो चीजों को रट्टा ना लगाए, जबरदस्ती चीजों को याद ना करें। तो दोनों के ही सहयोगिता से, सहभागिता से इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार की यह एक योजना है जो सरकार के द्वारा अब लाई गई है। अगर हम बात करें सरकार यह योजना किस प्रकार ला रही है, इस योजना को लाने के लिए सरकार ने एक बजट तैयार करा है। तो सरकार को उम्मीद है कि इसके अंदर लगभग 5,718 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। और यह 5,718 करोड़ रुपए का जो खर्च आएगा, इसके अंदर भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक की तरफ से मदद मिल रही है। वर्ल्ड बैंक $50 करोड़ का सहयोग भारत सरकार को कर रहा है। 5,718 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट क्या है, $50 करोड़। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है वह $50 करोड़ में कर रहा है। ये भी यहाँ देखने वाली बात है, इसको मिक्स नहीं करना है। यहाँ डॉलर में बात की है हमने और यह जो टोटल खर्चा है यह 5,718 करोड़ रुपए का है। तो इस प्रोग्राम को कौन लॉन्च कर रहा है, इस प्रोग्राम को मुख्य रूप से जो देख रहा है यह हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है। एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम है द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो यह डिपार्टमेंट इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को देख रहा है, उसके तहत ये पूरा कार्यक्रम अंजाम दिया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी सरकार ने यह बताया है कि शुरुआती समय में यह योजना केवल 6 राज्यों में लागू की जाएगी और वहां इस योजना को देखा जाएगा कि किस हद तक सुधारा जाए, उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो शुरुआत में जिन 6 राज्यों में यह योजना लाई जाने वाली है, उन 6 राज्यों का नाम है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और ओडिशा। अभी इन 6 राज्यों में यह योजना लाई जाएगी, जहां पर विश्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार को सपोर्ट कर रहा है।
है 50 करोड़ डॉलर का जो राशि है यह सहयोग राशि के रूप में देने की बात चल रही है। वहीं इसके बाद यह जो योजना है यह उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड और असम में भी लागू की जाएगी। लेकिन जब यह योजना इन 5 राज्यों में लागू की जाएगी तो अभी तक यह अनुमान है कि इन 5 राज्यों में इस योजना को लागू करने के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत सरकार को सहयोग करेगा, जिसके बाद यह योजना धीरे धीरे लागू की जाएगी। और सरकार यह भी उम्मीद कर रही है कि यह योजना है जो है वो फेज दर फेज पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर भारत में देखने को मिलेगा। तो आज के इस क्लास के अंदर हमने इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हमने ह्यूमन राइट कमीशन जो है हमारे यूएन का, उसके इलेक्शन जो थे उस पर चर्चा कर ली है हमने। FAO की 75वीं वर्षगांठ है, जिसके उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का भारत सरकार के द्वारा जारी होने वाला है, इसको लेकर के बात कर ली हमने। और इसके बाद जो हमने तीसरी बात करी यह स्टार्स प्रोग्राम को स्टार्स प्रोग्राम था, जो कहाँ था, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का था। तो इन 3 टॉपिक पर हमने चर्चा की है। तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रश्न बनने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में आप इन प्रश्नों को तैयार रखिएगा। हाँ, बाकी इस प्रकार की जो वीडियोस हैं इसको देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए लगातार आती रहें। एंड बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।